नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, आज 3 खबरें हैं। पहली, भारत का राइस एक्सपोर्ट अप्रैल में 6% गिरा। बासमती की शिपमेंट्स प्रैक्टिकली रुक गई। कंटेनर फ्रेट 10 गुना महंगा हो गया। और दूसरी खबर है कि दुनिया भर में राइस के दाम आने वाले महीनों में बढ़ने वाले हैं। एल नीनो आ रहा है, मॉनसून कमजोर होने का डर है, जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन पहले से ही मौजूद है। और तीसरी खबर है कि सिंगापुर अचानक से इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है, यूएई को पीछे छोड़कर। 180% की उछाल है और यूएई को एक्सपोर्ट्स 36% गिर गए हैं। ये 3 खबरें अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही कहानी के 3 चैप्टर हैं। हॉर्मुज बंद हुआ और दुनिया के ट्रेड रूट्स हिल गए। भारत का सबसे बड़ा राइस मार्केट गल्फ प्रैक्टिकली बंद हो गया। एक्सपोर्टर्स के कंटेनर्स कांडला और मुंद्रा पर पड़े रहे और सिंगापुर ने उस गैप को भर दिया जो यूएई छोड़ रहा था। और इन सब के ऊपर एल नीनो का साया है जो ग्लोबल राइस प्राइसेस को और ऊपर ले जा सकता है। तो आज बिग पिक्चर में हम तीनों चैप्टर्स को एक एक करके देखेंगे और अंत में एक बड़ा सवाल पूछेंगे कि जब दुनिया में राइस महंगा होने वाला है तो क्या इंडिया उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ पाएगा या हॉर्मुज का बंद दरवाजा और इनकंसिस्टेंट पॉलिसी उसे रोक देगी। तो अब बढ़ते हैं खबर नंबर 1 की तरफ, जो राइस एक्सपोर्ट 6% गिरा है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अप्रैल 2026 में इंडिया का राइस एक्सपोर्ट $1.01 बिलियन रहा और अप्रैल 2025 के मुकाबले 6% कम। और यह गिरावट बासमती की वजह से आई है। नॉन बासमती रिलेटिवली स्टेबल रहा है, भले ही ग्लोबल ओवर सप्लाई की वजह से प्राइस रियलाइजेशन कम थी। बासमती का प्रॉब्लम क्या था? इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन यानी कि आईआरईएफ ने 1 मार्च 2026 को अपने मेंबर्स को एक फॉर्मल एडवाइजरी जारी की थी। सीआईएफ यानी कि कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट की कमिटमेंट्स अफेक्टेड डेस्टिनेशंस के लिए ना करें। इंडिया में राइस एक्सपोर्टर्स को वेसल्स सिक्योर करना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि यूएस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट ने शिपिंग, इंश्योरेंस और फ्रेट रेट्स दोनों बढ़ा दिए। कंटेनर शिपिंग चार्जेस जो नॉर्मली $800 से $1500 पर कंटेनर थी, वो गल्फ कंट्रीज के लिए नियरली 10 फोल्ड हो गए, यानी कि 10 गुना हो गई। करीब 1 लाख टन इंडियन बासमती राइस ईरान के लिए कांडला और मुंद्रा पोर्ट्स पर फंसा रहा। न वेसल्स थे और न ही इंश्योरेंस। राइस मिलर्स ने बासमती रेट्स में एक ही दिन में 400 से 500 रुपया प्रति क्विंटल की गिरावट ऑब्जर्व की। तो दोस्तों, इस पूरी तस्वीर को अगर हम समझते हैं तो समझने के लिए एक नंबर आपको याद रखना चाहिए कि इंडिया के बासमती एक्सपोर्ट्स का करीब 70% गल्फ रीजन को जाता है। सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा बायर है, ईरान दूसरा और इराक तीसरा और यूएई चौथा। यह सभी मार्केट्स ईरान, इराक, कतर और सऊदी अरेबिया हॉर्मुज के उस पार हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रैक्टिकली बंद है। और इस कारण अनसर्टेनिटी बन गई, यानी कि माल भेजा, पैसा कब मिलेगा पता नहीं, वेसल कब पहुंचेगा पता नहीं। ये किसी एक्सपोर्टर के लिए नाइटमेयर है और इसका असर एक्सपोर्ट नंबर्स से कहीं ज़्यादा गहरा है। जब बासमती एक्सपोर्ट रुकता है तो मंडी में बासमती का दाम गिरता है, किसान को कम मिलता है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड के बासमती किसान जो पहले से ही वाटर स्ट्रेस में हैं, अब वो प्राइस स्ट्रेस में भी हैं। नॉन बासमती रिलेटिवली स्टेबल रहा है और इसकी वजह यह है कि अफ्रीका और बांग्लादेश को एक्सपोर्ट्स लैंड रूट्स और केप ऑफ गुड होप से होते हैं, हॉर्मुज से नहीं। लेकिन वहां भी प्राइस रियलाइजेशन कम है ग्लोबल ओवर सप्लाई की वजह से। बाजार पर अगर आप इसका असर देखें तो आने वाले हफ्तों में बासमती एक्सपोर्ट तब तक नॉर्मल नहीं होगा जब तक हॉर्मुज पर सिचुएशन क्लियर नहीं होती। 8 अप्रैल को यूएस ईरान सीजफायर अनाउंस हुआ, लेकिन उसके बाद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर शिप ट्रैफिक प्री वॉर लेवल से काफ़ी नीचे रहा, यानी जून जुलाई तक बासमती एक्सपोर्ट प्रेशर में ही रहेगा। डोमेस्टिक बासमती प्राइसेस की अगर हम बात करें जो $1000 पर मीट्रिक टन पर आ गई हैं और नीचे जा सकती हैं अगर हॉर्मुज नहीं खुला तो। लेकिन एक काउंटर फोर्स भी है जो हमको ये दूसरी खबर बताती है, और दूसरी खबर क्या है कि ग्लोबल राइस प्राइसेस बढ़ेंगे एल नीनो प्लस हॉर्मुज प्लस मॉनसून रिस्क के कारण। तो दोस्तों, ग्लोबल राइस मार्केट्स में अनसर्टेनिटी बरकरार है। ईरान कॉन्फ्लिक्ट ने क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर्स जैसे एग्रीकल्चरल इनपुट्स का फ्लो डिस्टर्ब किया है। एनर्जी प्राइसेस बढ़ने से एशिया के राइस प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट
बढ़ गई हैं। मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की जैसे हम इंडिया, थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान के किसान फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कम कर रहे हैं, इरिगेशन कट बैक कर रहे हैं। दोस्तों 61% चांस है कि एल नीनो मई से जुलाई के बीच में इमर्ज करे और ईयर एंड तक जारी रहे। इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह प्रोबेबिलिटी 72 से 80% तक बताई है। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिडिक्ट किया है कि एल नीनो डेवलप होने से साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया में सूखे जैसी कंडीशंस हो सकती हैं और साउथ एशिया में वीकर मॉनसून सीजन होगा, जो चावल के लिए, अनाज के लिए, चीनी के लिए और पाम ऑयल के प्रोडक्शन को निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। थाईलैंड के किसान का कहना है कि फर्टिलाइजर प्राइसेस 1000 से 1200 बाट पर बैग पहुंच गई हैं, जो पहले 850 थी उनका, लेकिन इस्तेमाल आधा करना पड़ रहा है। फिलीपींस दुनिया का सबसे बड़ा राइस इंपोर्टर है और वह फेस कर रहा है क्रिटिकल सिचुएशन। IRDF की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा है कि कुछ किसान कह रहे हैं कि वो फसल नहीं लगाएंगे या फिर वो फर्टिलाइजर रिड्यूस करेंगे और ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि प्रोडक्शन कम होगी। फिलीपींस की आउटपुट 19 से 20 मिलियन टन से 6 मिलियन टन तक नीचे आ सकती है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस 2026 में 16% बढ़ने का फोरकास्ट है और 2022 के बाद पहली एनुअल इंक्रीज। एनर्जी प्राइसेस की अगर हम बात करें तो एनर्जी प्राइसेस 24% और फर्टिलाइजर प्राइसेस 31% तक चढ़ने का प्रोजेक्शन दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 फोर्सेस एक साथ काम कर रही हैं और तीनों राइस प्राइसेस को ऊपर की तरफ धकेल रही हैं। पहली फोर्स है हॉर्मुज। अगर हॉर्मुज खुल भी जाता है तब भी फर्टिलाइजर जो महंगी हो गई हैं वो अभी कुछ महीने महंगी ही रहेंगी और उसकी वजह से जो क्रॉप्स में फर्टिलाइजर्स गई हैं तो उसका यील्ड इम्पैक्ट आने वाले महीनों में दिखेगा। और दूसरी फोर्स है एल नीनो का मॉनसून पर असर। एल नीनो टिपिकली साउथ ईस्ट में वीकर मॉनसून लाता है। ORF मिडिल ईस्ट के रिसर्चर्स ने कहा है कि यह लूमिंग एल नीनो कॉन्फ्लिक्ट इंड्यूस्ड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के साथ कोइंसाइड कर रहा है, एक परफेक्ट स्टॉर्म बन सकता है। इंडिया में खरीफ पैडी जो जुलाई से नवंबर में होता है, इसके लिए मॉनसून क्रिटिकल है। अगर मॉनसून कमजोर रहा तो इंडिया की प्रोडक्शन भी हिट होगी। और तीसरी फोर्स है एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस का डर। ग्लोबल राइस ट्रेड इंक्रीजिंगली वोलेटाइल हो रहा है। एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस यानी कि क्लाइमेट शॉक्स और जियोपॉलिटिकल डिसरप्शंस की वजह से ऐसा महसूस किया जा रहा है। इंडिया के इंटरमिटेंट एक्सपोर्ट्स बैन ने ग्लोबल सप्लाई चेन्स में अनसर्टेनिटी बढ़ाई है। जब बायर्स को डर रहता है कि इंडिया फिर बैन लगा सकता है तो वो पहले से ज़्यादा स्टॉक करते हैं, जिससे डिमांड सर्ज होती है और प्राइसेस और ऊपर जाती हैं। अब इसका बाजार पर क्या असर पड़ेगा वह भी समझना जरूरी है। तो IRDF के एक एनालिस्ट ने कहा है कि 2026 के अंत तक ग्लोबल मार्केट में टाइटर अवेलेबिलिटी, राइजिंग एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस और शार्पर प्राइस वोलेटिलिटी आ सकती है। इसका डिस्प्रोपोर्शनेट असर अफ्रीका और पार्ट्स ऑफ एशिया पर होगा जहां राइस डाइटरी स्टेपल है। यानी जो राइस अभी $335 पर मीट्रिक टन है वो साल के अंत तक 400 से $450 भी जा सकता है। बासमती जो $1000 पर मीट्रिक टन है वो 1100 से 1200 तक वापस जा सकता है। लेकिन इसका फायदा भारत को तभी मिलेगा जब उसके एक्सपोर्ट के रास्ते खुले हों और यहीं पर तीसरी खबर एंटर करती है। जी हां, सिंगापुर इंडिया का नंबर 2 एक्सपोर्ट मार्केट बन चुका है। ट्रेड रूट्स की नई दुनिया है। दोस्तों अप्रैल 2026 में इंडिया के एक्सपोर्ट्स सिंगापुर को $3.2 बिलियन के रहे हैं। 180% की ये उछाल है। पिछले साल ये $1.14 बिलियन था और उसी पीरियड में UAE को एक्सपोर्ट्स $3.43 बिलियन से गिरकर $2.18 बिलियन पर आ गए, यानी कि 36% की गिरावट। सिंगापुर ने UAE को ओवरटेक करके इंडिया का दूसरा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बना दिया US के बाद। ट्रेडर्स ने वेस्ट एशिया डिस्ट्रप्शन की वजह से कार्गो को सिंगापुर के जरिए रीरूट करना शुरू किया। इंपोर्ट साइड पर भी बड़े बदलाव दिखाई दिए। ओमान से इंपोर्ट्स शार्पली बढ़कर $1.48 बिलियन हो गया पिछले $429.58 मिलियन के मुकाबले। कतर से इंपोर्ट्स 47% गिरे हैं। सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट्स अप्रैल में रिबाउंड हुए $2.06 बिलियन से $3.8 बिलियन। 4 मार्च 2026 को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद ब्रेंट क्रूड $120 पर बैरल तक चला गया था, पार कर गया था, बल्कि उसे कहें तो बेहतर होगा, और आज भी $111 पर बैरल पर चल रहा है।
दोस्तों ये खबर सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल शिफ्ट नहीं है, यह दुनिया के ट्रेड जियोग्राफी का एक फंडामेंटल रीशेपिंग है और इसे समझने के लिए पहले सिंगापुर को समझना चाहिए। जी हाँ, सिंगापुर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब है। हर चीज सिंगापुर से होकर जाती है, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ पैसिफिक। सिंगापुर का पोर्ट वर्ल्ड का टॉप 2 में है। इंडिया का सिंगापुर के साथ CECA यानी कि कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है 2005 से, यानी ड्यूटी बेनिफिट्स भी हैं। IEA के अप्रैल 2026 ऑयल मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज में लोडिंग्स क्राइसिस के शुरुआत में 3.8 मिलियन बैरल्स पर डे तक गिर गई और फरवरी के 20+ मिलियन बैरल्स पर डे से। जी हाँ, इस मैसिव डिसरप्शन ने शिपिंग लाइंस को फोर्स किया कि वो अल्टरनेट रूट्स ढूंढें। सिंगापुर उस अल्टरनेट का हब बना और इंडिया का कार्गो जो पहले डायरेक्टली गल्फ जाता था, अब सिंगापुर के जरिए रीरूट होने लगा। एनर्जी प्रोडक्ट्स, पेट्रोकेमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स सब सिंगापुर के जरिए। सिंगापुर एक प्रकार का ग्लोबल एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बन गया। लेकिन इंडिया के लिए इसका एक और एंगल भी है। सिंगापुर के जरिए ट्रेड बढ़ा, लेकिन यह मोस्टली रीराउटिंग है, नया मार्केट नहीं। यानी इंडिया का एक्चुअल एंड कंज्यूमर वही है, वो सिर्फ सिंगापुर के जरिए पहुंच रहा है। और इस रीराउटिंग का एक कॉस्ट है, एक्स्ट्रा शिपिंग टाइम, एक्स्ट्रा हैंडलिंग चार्जेस, सिंगापुर पोर्ट फीस। यह कॉस्ट अल्टीमेटली एक्सपोर्टर के मार्जिन में से जाती है। तो असली सवाल यह है, क्या शिफ्ट परमानेंट होगा या हॉर्मुज खुलते ही सब वापस पुराने रास्ते पर चला जाएगा? जवाब कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ शिफ्ट्स परमानेंट होंगे जो बायर्स ने सिंगापुर बेस्ड ट्रेडर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, वो रिलेशनशिप्स बनी रहेंगी। इंडिया की सिंगापुर पोजीशन मजबूत होगी, लेकिन एनर्जी और बल्क कमोडिटीज जो हॉर्मुज के जरिए नेचुरली जाती थीं, वो वापस उसी रूट पर जाएंगी जब सिचुएशन नॉर्मल हो। इंडिया को इस ट्रांजिशन को स्ट्रेटेजिकली यूज करना होगा। सिंगापुर के जरिए साउथ ईस्ट एशिया के मार्केट्स में डीपर पेनिट्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स के लिए सिंगापुर एज डिस्ट्रीब्यूशन हब बनाना होगा और राइस के लिए ओमान और नाइजीरिया जैसे कंट्रीज अब इंडिया के की इंपोर्ट सप्लायर्स बन रहे हैं। यह बताता है कि इंडिया को अपनी सप्लाई चेन डाइवर्सिटी दोनों तरफ से बढ़ानी होगी, इंपोर्ट्स में भी और एक्सपोर्ट्स में भी। बाजार पर अगर इसका असर देखें तो सिंगापुर शिफ्ट ने इंडिया के अप्रैल एक्सपोर्ट नंबर्स को सपोर्ट किया है। टोटल एक्सपोर्ट्स डिसरप्शन के बावजूद रिलेटिवली ओके रहे, लेकिन यह दिखाता है कि इंडिया के ट्रेडर्स रिजिलियंट हैं, वो रास्ते ढूंढते हैं। लेकिन राइस के लिए यह रास्ता काफ़ी नहीं है। सिंगापुर के जरिए ईरान को बासमती नहीं जाएगा। ईरान का मार्केट डायरेक्टली रीओपन होने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर हम इसके बिग पिक्चर कंक्लूजन की बात करें तो आज की 3 खबरें एक साथ एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं, बड़ी पिक्चर बनाती हैं। राइस एक्सपोर्ट 6% गिरा, ग्लोबल राइस प्राइसेस बढ़ने वाले हैं और सिंगापुर ने UAE की जगह ले ली है। ये तीनों एक ही सच कह रहे हैं, दुनिया के ट्रेड रूट्स बदल रहे हैं और भारत उस बदलाव में कहीं फंसा हुआ है। एक तरफ अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल राइस प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, एल नीनो, फर्टिलाइजर शॉर्टेज, हॉर्मुज डिस्ट्रप्शन, तीनों मिलकर सप्लाई को टाइट करेंगे। जो देश ज्यादा बेच पाएगा वो ज्यादा कमाएगा और इंडिया के पास रिकॉर्ड स्टॉक्स हैं, 386 लाख टन राइस FCI में, और दूसरी तरफ चैलेंज है वो 386 लाख टन हॉर्मुज की वजह से गल्फ नहीं जा पाया। बासमती 1100 से $1000 पर आ गया, कंटेनर फ्रेट 10 गुना हो गए, एक्सपोर्टर्स नुकसान में है। यानी अपॉर्चुनिटी है, माल है, लेकिन रास्ता बंद है। और यहीं वो सवाल आता है जो इंडिया को खुद से पूछना चाहिए, अगर हॉर्मुज अगले 6 महीने भी बंद रहा तो भारत का प्लान क्या है? दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि आप हमारे चैनल पर और क्या देखना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।